Welcome to the channel Critical Thing. Today our topic of discussion will be disorders of kidney. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कि किस तरीके से यूरिनरी सिस्टम वर्क करता है और यूरिन बनाता है और किस तरीके से वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट करता है। किडनी ऑर्गन है और ये डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ मिल के एक यूरिनरी सिस्टम बनाता है। आज हम स्टडी करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, यानी कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो किडनी में हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन in our lives is kidney stones. When the urine becomes concentrated, crystals of many salts, e.g. calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate, uric acid, etc. are formed in it. तो किडनी स्टोन को आम ज़बान में पथरी भी कहते हैं। तो ये कब बनते हैं? जब आपका यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है। और यूरिन कंसनट्रेटेड कब होता है? जब दो कंडीशन हो, या तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या सॉल्वेंट यानी वाटर की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर कम होगी। तो वो जितने साल्ट्स वगैरह होते हैं वो कलेक्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं आपकी किडनी के अंदर, पायरामिड्स में या हाइलम में। तो वो मिल के क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देते हैं जिनको हम स्टोन्स कहते हैं या पथरी कहते हैं। तो उन स्टोन्स की या पथरी की नेचर, यानी वो किस चीज़ से बने होते हैं, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के बने हो सकते हैं, कैल्शियम के बने हो सकते हैं, एमोनियम फास्फेट के बने हो सकते हैं, यूरिक एसिड के बने हो सकते हैं। सच लार्ज क्रिस्टल कैन नॉट पास इन यूरिन एंड फॉर्म अ हार्ड डिपॉजिट कॉल्ड किडनी स्टोन। तो इस तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं जो साल्ट्स की एक्यूमुलेशन की वजह से बनते हैं, तो वो फिर यहाँ से पास आउट नहीं होते, तो वो यहीं जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहीं एक्यूमुलेट करते हैं, यहीं डिपॉजिट बनाते हैं और ब्लॉकेज काज करते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? किडनी स्टोन्स। तो मोस्ट स्टोन स्टार्ट्स इन किडनी। मोस्टली जितने भी स्टोन होते हैं वो ज़्यादातर किडनीज़ के अंदर बनना स्टार्ट होते हैं। सम में ट्रैवल टू यूरेटर एंड यूराइनरी ब्लैडर। तो हमने जो पढ़ा था कि यूरेटर होता है देन यूराइनरी ब्लैडर, तो कुछ स्टोन्स ट्रैवल करते हैं और यूराइनरी ब्लैडर और यूरेटर तक चले जाते हैं, बट मोस्ट ऑफन वो किडनी के अंदर ही स्टे करते हैं और यहीं पे ब्लॉकेज काज करवाते हैं। काजेज एंड सिम्टम्स, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं और कौन कौन सी अलामात हैं। द मेजर काजेज ऑफ किडनी स्टोन आर एज, डाइट, एज फैक्टर हो सकता है यानी ओल्डर एज। सेकेंड, डाइट कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा साल्ट्स का इस्तेमाल करना, विटामिन सी एंड विटामिन डी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, जिसमें आपकी विटामिन सी और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आ जाते हैं। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंजम्पशन। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं कि बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूआईटी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, यानी पेशाब की नाली के अंदर। लेस इनटेक ऑफ वाटर, यानी वाटर का कम इस्तेमाल, या वो लोग जो पानी कम पीते हैं। एंड अल्कोहल कंजम्पशन, और वो लोग जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली उनके अंदर ही ये किडनी स्टोन्स एक्यूमुलेट होते हैं और बनते हैं। द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड सीवियर पेन इन किडनी और इन लोअर एब्डोमेन। तो कौन कौन सी इलामात होंगी, सिम्टम्स कौन कौन से होंगे? वो हैं लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन होना, वॉमिटिंग होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना एंड फॉल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस। और जो यूरिन होगा वो विद ब्लड, यानी पेशाब के अंदर खून और पस आएगी। ट्रीटमेंट क्या है? About 90% of all kidney stone can pass through the urinary by drinking plenty of water। यानी 90% ऑफ किडनी स्टोन जो होते हैं वो पास कर सकते हैं अगर प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत ज़्यादा पानी पिया जाए तो वो नॉर्मली पास आउट हो जाते हैं बॉडी से। बट
जो रिमेनिंग 10% हैं जो पास आउट नहीं होते, तो वो वहाँ पे डिपॉजिट बनाते हैं और देन ब्लॉकेज काज करवाते हैं। तो इन सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो उनका पे जो ट्रीटमेंट होता है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी सर्जरी के थ्रू उस स्टोन को निकालना। दी इफेक्टेड एरिया इज ओपन एंड स्टोन आर रिमूव। तो इफेक्टेड एरिया कौन सा होता है, यानी किडनी वाला एरिया। तो किडनी के एरिया को कट किया जाएगा, सर्जरी की जाएगी और वहाँ से किडनी के अंदर से स्टोन को निकाला जाएगा। This is the first treatment. Lithotripsy is another treatment method for the removal of kidney stone. तो lithotripsy भी की जाती है इन दिस मेथड। तो ये मेथड क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स होती हैं, जिस तरह लेज़र वेव्स होती हैं, तो इस तरह की शॉक वेव्स होती हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल होती हैं। फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन द स्टोन इन द यूरिनरी सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन को ट्रैक किया जाता है कि स्टोन एग्जैक्टली बॉडी की किस पोजीशन पे या किस रीजन में है। देन जो हमारे पास शॉक वेव्स हैं उनको उस स्टोन पे बम्बार्ड किया जाता है। तो वो शॉक वेव्स इतनी पावरफुल होती हैं कि वो जाके स्टोन को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देती है, यानी उस स्टोन को तोड़ देती है। तो वेव हिट्स द डेंस स्टोन एंड ब्रेक देम। तो वेव्स उस जाके डेंस स्टोन को हिट करेगी और उसको तोड़ देगी, तो फिर बॉडी से पास आउट करना इजी होगा। स्टोन बिकम सैंड लाइक एंड आर पास थ्रू यूरिन। तो स्टोन रेत की तरह हो जाता है और देन फिर इजीली यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट था किसका, किडनी स्टोन्स का। अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन हो जाए तो ये दो ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। सो सेकंड डिसऑर्डर क्या है, किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। किडनी का दूसरा नाम रीनल फेलियर है। किडनी फेलियर्स मीन अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। तो किडनी फेलियर का क्या मतलब है कि ए किडनी कंप्लीट यानी मुकम्मल तौर पे या पार्शली उसका कुछ हिस्सा काम करना छोड़ दे, बिल्कुल काम करना छोड़ दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, किडनी फेलियर। डायबिटीज़, मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन आर द लीडिंग काज ऑफ किडनी फेलियर। यानी कौन कौन सी ऐसी काजेज़ हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। तो उसमें डिफरेंट काजेज़ हैं, जैसे कि किडनी इन्फ्लेमेशन, किडनी के अंदर स्वेलिंग हो जाना, सूजन हो जाना। इसके अलावा डिफरेंट मेडिसन्स हैं, और मोस्ट कॉमनली जो लीडिंग कॉज हैं यानी जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा रीनल फेलियर होता है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, या जिसको हम आप ज़बान में शुगर कहते हैं, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होना। तो ये वो दो मेन लीडिंग काज हैं जिनकी वजह से किडनी फेलियर या रीनल फेलियर हो सकता है। इन सर्टन केसेस सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द किडनी एंड ड्रग ओवरडोज में आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर। यानी दो और रीज़न क्या हैं कि सडन इंटरप्शन होना ब्लड सप्लाई की टू किडनी। तो वो ट्रॉमा के केस में हो सकता है या किसी ब्लॉकेज की केस की वजह से हो सकता है। ट्रॉमा मींस एक्सीडेंट की वजह से। सो उसी केस के अंदर उनकी ब्लॉकेज हो सकती है, ब्लड रुक सकता है। अदरवाइज नॉर्मली किडनी को ब्लड नहीं रुकता। एंड ड्रग ओवरडोजेज, सो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन की वजह से ड्रग ओवरडोज हो सकती है। आप कोई भी मेडिसन ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं जिसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। कॉज किडनी इज़ द मेन ऑर्गन विच फिल्टर द ब्लड, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डील इट विद जेंटल। सो सिम्टम्स क्या होंगे, द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर इज़ हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड। तो आपके ब्लड के अंदर, अब मैंने आपको बताया था यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह ये हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के अंदर, इनको बॉडी से निकालना लाजमी है। अदरवाइज़ बॉडी के अंदर अगर ये एक्यूमुलेट हो जाएं तो टॉक्सिसिटी कॉज करवाते हैं। तो जब किडनी फेलियर हो जाएगा तो यूरिया, यूरिक एसिड और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका लेवल ब्लड के अंदर राइज हो जाएगा, क्योंकि उनको तो बॉडी के अंदर से निकाला नहीं जा रहा। तो विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग, तो उन मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं उनके ज़्यादा होने की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग, नॉजिया की फीलिंग आएगी, वेट लॉस हो सकता है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन यूरिन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहते हैं कि
बार बार पेशाब आना। एंड ब्लड इन यूरिन मीन्स के यूरिन के अंदर ब्लड का आना। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो किडनी फेलियर की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सेस फ्लूइड्स इन बॉडी में आल्सो काज स्वेलिंग ऑफ लेग्स। सो जब बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, किडनी उसको फिल्टर नहीं करेगा, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं करेगा, तो एक्सेस फ्लूइड क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट करेगा बॉडी के अंदर और वो फिर स्वेलिंग काज करेगा। किसके अंदर? लेग्स के अंदर, फीट्स के अंदर, फेस के अंदर, और साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी काज करवाएगा। यानी आपकी टांगों, पाँव में, फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, और उसकी वजह क्या होगी? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड या वाटर। द किडनी फेलियर इज़ ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। तो इस किडनी फेलियर का जो हल है, जो ट्रीटमेंट है, वो है डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायलिसिस को देखते हैं। डायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड आर्टिफिशियली, यानी नेचुरली तो हमारे पास किडनीज़ हैं जो हमारे ब्लड को फिल्टर कर रही हैं, क्लीन कर रही हैं, लेकिन इन केस ऑफ किडनी फेलियर, क्योंकि किडनी तो अब काम नहीं कर रही, तो डायलिसिस की तरफ शिफ्ट करेंगे। और डायलिसिस क्या है? आर्टिफिशियली मशीन होती है जिसमें ब्लड को आर्टिफिशियली क्लीन किया जाता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डायलिसिस। दो तरीक़ों से डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। So what is peritoneal dialysis? In this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped for a time into peritoneal cavity, which is the space around gut. तो ये आपकी बॉडी है, ये आपकी पेरिटोनियम या एब्डोमिनल कैविटी है, यानी जिसको हम पेट कहते हैं। तो यहाँ पे एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है और ये होता है डायलिसिस फ्लूइड। वो डायलिसिस फ्लूइड क्या किया जाता है? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर यानी पेट के अंदर पंप किया जाता है फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। एंड देन द कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम। जो कैविटी होती है वो किससे? पेरिटोनियम से। ये वाली जो आपको येलो लाइन नज़र आ रही है, ये पेरिटोनियम कैविटी की लाइनिंग है यानी कवरिंग है। When we place the dialysis fluid in the peritoneal cavity, waste materials from the peritoneal blood vessels diffuse into the dialysis fluid which is then drained out. तो कुछ देर तक ये डायलिसिस फ्लूइड बॉडी के अंदर रहता है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स होती हैं, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे, तो उनमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है डिफ्यूजन के अमल के थ्रू, यानी ब्लड से डिफ्यूज़ होगा और इस फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। वो वेस्टफुल प्रोडक्ट्स जो बॉडी के अंदर हैं, तो वो डिफ्यूज़ होके इस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे एंड देन हम इस फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल लेंगे, विच इज़ देन ड्रेन्ड आउट। तो हम इस तरीके से ये पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म करवाते हैं। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म एट होम बट मस्ट बी डन एवरी डे। अब इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो आप ये घर में कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि इसको डेली करना पड़ता है, क्योंकि डेली आपके बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं और डेली उनको बॉडी के अंदर से वॉश आउट किया जाता है। और ये पेनफुल प्रोसीजर है, क्योंकि एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है एब्डोमेन या पेट के अंदर एंड देन उस फ्लूइड को एब्डोमेन के अंदर रखा जाता है कुछ देर, अनटिल और अनलेस आपके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से या ब्लड से निकल के इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाए एंड देन हम फिर इस डायलिसिस फ्लूइड को ड्रेन आउट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से पेरिटोनियल डायलिसिस का अमल होता है। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस। व्हाट इज हीमोडायलिसिस? इन हीमोडायलिसिस पेशेंट ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन apparatus कॉल्ड डायलाइजर। तो इस प्रोसीजर के अंदर एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं डायलाइज़र। उसके अंदर पेशेंट का ब्लड पंप किया जाता है जिसका डायलिसिस करवाना होता है। तो उसका ब्लड उस मशीन के अंदर पंप किया जाता है और देन वो मशीन इस ब्लड को फिल्टर करती है। द डायलाइज़र कंटेन द लॉन्ग ट्यूब्स द वॉल्स ऑफ विच कैन एक्ट एज अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। तो अब होता क्या है कि यहाँ से ब्लड आ रहा है एंड देन यहाँ पे
क्या है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी लॉन्ग ट्यूब्स हैं और बिल्कुल बारीक ट्यूब्स हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जिससे वेस्ट प्रोडक्ट जो है पास आउट हो सकते हैं। तो ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब। तो ब्लड इन ट्यूब्स में क्रॉस होगा, इस तरह फ्लो करेगा, और इन ट्यूब्स के अराउंड जो फ्लूइड होगा वो डायलिसिस फ्लूइड होगा, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स डिफ्यूज हो जाएंगे। सो एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। तो जैसे ही ये ब्लड यहाँ से पास आउट होगा तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मूव आउट करते रहेंगे और ब्लड क्लीन होता रहेगा, और देन इन रिटर्न फ्लूइड ब्लड यहाँ से मूव करेगा और देन अगेन बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये अमल होता है और इस तरीके से डायलिसिस होती है, जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। और इस तरीके से डायलाइज़र मशीन एक्ट करके हमारे ब्लड को क्लीन करती है। द क्लीन ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी। द हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर। तो ये मशीन आप घर में नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। हॉस्पिटल या डायलिसिस सेंटर्स बने होते हैं और इन द सुपरविजन ऑफ सम प्रोफेशनल ये डायलाइज़र मशीन ऑपरेट की जाती है। एडवांटेज इस हीमोडायलिसिस का ये है कि ये आपको डेली नहीं करवाना पड़ता। आफ्टर 2 और 3 डेज डिपेंड अपॉन योर एक्टिविटी करवाना पड़ता है, मींस इन अ वीक 2 डेज। सो ये 2 डायलिसिस के प्रोसीजर्स थे, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस, जो कि हम पढ़ रहे थे रीनल फेलियर की ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट, यानी वो पेशेंट्स जिनको डायलिसिस करवाने में मुश्किल होती है एंड दे हैव अ प्रॉपर डोनर और उनके पास किडनी डोनर भी है, तो वो फिर किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो वी नो डेट द डायलिसिस नीड टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज एंड इट्स अनप्लीजेंट फॉर अ पेशेंट एंड अटेंडेंट्स। तो ज़ाहिर सी बात है कि पेशेंट के लिए भी ये मुश्किल है कि वो हर रोज़ पेरिटोनियल डायलिसिस करवाए या 2 से 3 दिन के बाद जाके हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस करवाए, और साथ ही साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, उनके लिए भी ये एक अनप्लीजेंट सी सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए, क्योंकि ये है टेम्परेरी हल डायलिसिस, लेकिन परमानेंट हल इसका क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट करना, यानी एक्स्ट्रा किडनी इंसर्ट कर देना। तो ये इसका परमानेंट हल हो जाएगा। अनदर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज किडनी फेलियर इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। वही किडनी फेलियर का जो अनदर ट्रीटमेंट है वो क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी। तो पेशेंट की जो डैमेज किडनी होती है उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पे क्या कर दिया जाता है, एक नई जो एक्टिव किडनी होती है, जो किसी भी ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है, डोनर जिसको हम कहते हैं, तो वो प्लेस कर दी जाती है इन पेशेंट बॉडी, ताकि वो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सके। किडनी में बी डोनेटेड बाय डिसीज डोनर और लिविंग डोनर। तो किडनी के डोनर 2 हो सकते हैं, डिसीज या जो जिनकी डेथ हो जाती है तो वो अपने ऑर्गन डोनेट कर जाते हैं। तो या तो वो डोनर हो सकते हैं या लिविंग डोनर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है। द डोनर में और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, मे बी वो पेशेंट का रिलेटिव हो और मे बी वो पेशेंट का रिलेटिव ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट मैचिंग होनी चाहिए। सो बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड। ये वही टेस्ट है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था कि ये इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि पेशेंट का जो किडनी डोनर है वो रिलेटिव है या नहीं है, जस्ट जो टिश्यू प्रोटीन है वो मैच करनी चाहिए डोनर की और पेशेंट की। सो द डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन द पेशेंट बॉडी एंड इज कनेक्टेड टू द पेशेंट ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम।
तो आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर ऑफ मैचिंग, डोनर किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है पेशेंट बॉडी के अंदर, और वहाँ किडनी को ब्लड के साथ और साथ ही साथ यूरिनरी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। दी एवरेज लाइफ टाइम फॉर अ डोनेटेड किडनी इज़ 10 to 15 ईयर। तो एवरेज लाइफ क्या है? 10 to 15 ईयर्स ट्रांसप्लांटेड किडनी जो ट्रीटमेंट है वो वर्क करता है। व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल्स, द पेशेंट मे बी गिवन अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट इन दिस सिचुएशन। तो इन केस अगर बाय सम हाउ किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है तो फिर हम उसका क्या करते हैं, सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। इन दिस पेशेंट द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडियरी टाइम। तो उस पहले फर्स्ट ट्रांसप्लांट और सेकेंड ट्रांसप्लांट के दरमियान का जो टाइम होता है उसमें पेशेंट को डायलिसिस पे रखा जाता है। वो फिर हीमोडायलिसिस भी हो सकता है और पेरिटोनियल डायलिसिस भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन पेशेंट फिजिबिलिटी कि पेशेंट्स क्या अफोर्ड कर सकते हैं और उनके लिए क्या फेवरेबल है। प्रॉब्लम्स आफ्टर अ ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आफ्टर ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी आ सकती हैं? तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन हो सकता है, imbalances in the body salts which can lead to the bone problem and ulcers। तो ये वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट एक पेशेंट फेस करता है जिसको किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस लेक्चर में हमने किडनी डिसऑर्डर्स पढ़े, उनके काजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट पढ़े। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।